प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में रैली की। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार में राम का नाम नहीं लेने दिया जाता, रामनवमी नहीं मनाने दी जाती, तो सीएए का विरोध किया जाता है और ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो वहीं तुष्टीकरण की जिद में इंडी गठबंधन SC/ST ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को भी छीनना चाहती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए और पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आज विपक्ष को जमकर घेरा है और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी से भी नहीं छीना जाएगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है SC, ST, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और किसी से भी आरक्षण नहीं छीना जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा 24 के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई धुरंधर मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में मंत्री का एक ही पद खाली है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक और पद खाली हो जाएगा। तो ऐसे में राजेश मूढ़त, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल जैसे दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर मंत्री ओपी चौधरी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं, ये हास्यास्पद। तो आपने सुना कि ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी में पद नहीं होता, दायित्व होता है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी साय कैबिनेट के विस्तार पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक मंत्री का पद खाली है, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब जिसकी थैली में ज़्यादा वजन होगा वो मंत्री बनेगा। तो अब बात बैगा जनजाति की। कबीरधाम जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर दूरस्थ वनांचल पहाड़ी क्षेत्र, जहां पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी निवास करते हैं। जिले के पंडरिया में रहने वाले बैगा आदिवासी आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद मूलभूत की सुविधाओं से वंचित हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज तो इतने आधुनिक युग में भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ इतने साल बीत जाने के बावजूद भी बैगा आदिवासी मूलभूत की सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार पहाड़ी दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में मूलभूत की समस्याओं को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पिछड़ी जनजाति के लोग आज भी पुराने जमाने की तरह ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो जहां राज्य सरकार की योजनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो वहीं सरकार हमेशा दावा करती है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों को मूलभूत की सुविधाएं समय समय पर दी जा रही हैं। देखिए, तांदावन एक ऐसा गांव है, वहाँ पे लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में अलग अलग टोला बसा हुआ है। तो पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना वहाँ पे पहले से एक बनी हुई है, लेकिन कुछ टोला मोहल्ला तक रोड कच्ची है। इसके अलावा मैं खुद भी कल गया था और इसके पहले भी गया था, वहाँ पे लगातार हमारी वहाँ के ग्रामीणों से बात होती है। इसके अलावा वहाँ पे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो PM जन मन के अंतर्गत, उसमें
आवास स्वीकृत हुए हैं वहाँ के बैगा आदिवासियों के। वो मकान निर्माण भी चालू हो गया है, वहाँ पे सामान पहुँचाने में भी काफ़ी कठिनाई आ रही है, किंतु प्रशासन आगे इसमें काम किया जाएगा और पीएचई विभाग भी। तो एक तरफ चुनाव है तो वहीं चुनावी वादे हैं, लेकिन इसी बीच बैगा जनजाति के लोग इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं। तो चलिए बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की, जहां पर इंदौर में बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने हुकुमचंद कॉलोनी के रहने वाले रिंकू हार्डिया की हत्या कर दी। तो बदमाश विजयनाथ मराठा ने अपने साथी मयंक और यश के साथ मिलकर ये खूनी खेल खेला, जिसके बाद से आरोपी मयंक और यश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विजयनाथ अभी भी फरार है। तो एक के बाद एक देखा जा रहा है कि बदमाशों का बेखौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं, बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जबलपुर की एक खबर सामने आई थी कि वहां पर बदमाश लोगों के घर में बम फेंक रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। और अब इंदौर से एक खबर सामने आई है, जहां पर बदमाश ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। तो 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें आपको बता दें कि हुकुमचंद कॉलोनी के रहने वाले रिंकू हार्डिया की हत्या कर दी है। तो बदमाश विजयनाथ मराठा ने अपने साथी मयंक और यश के साथ मिलकर ये खूनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से आरोपी मयंक और यश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बात अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर के संसदीय सीट पर एक अलग तरीके की कहानी निकल करके सामने आई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात सामने आती है कि जिस प्रत्याशी ने जितना ज्यादा खर्च किया है, जीत उसी की हुई है। हालांकि इस बार नतीजे क्या आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू से ज्यादा खर्च करने की जानकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को दी है। इनमें अभी एजेंट का खर्च जुड़ना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने खर्च का हिसाब निर्वाचन अधिकारियों को बता दिया है। तो आइए अब ग्राफिक्स की बदौलत समझते हैं कि कहां कितना पैसा खर्च हुआ है। तो राहुल गांधी की सभा में 8.71 लाख रुपए खर्च किए गए, और ये छत्तीसगढ़ का हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर करीब 8 लाख रुपए खर्च हुए। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं में 8.92 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये चुनावी खर्च आपको बता रहे हैं, क्योंकि चुनावी खर्च की कहानी अब सामने आ गई है, जिसमें प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया है। तो प्रत्याशी तोखन साहू ने 42 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो बीजेपी से तोखन साहू इस बार प्रत्याशी हैं और उन्होंने 42 लाख रुपए खर्च किए। तो वहीं देवेंद्र यादव ने 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो चुनावी खर्च का आपको ब्यौरा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये ब्यौरा है, जिसमें प्रत्याशियों ने लगभग इतने रुपए खर्च किए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कवर्धा की बात कर लेते हैं, जहां पर कवर्धा जिले के बोड़ला विकास खंड के ग्राम भलपहरी की सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां पानी की समस्या लेकर पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम भलपहरी में आशा मिनरल प्रोडक्ट गिट्टी खदान की वजह से पानी निकासी पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यही नहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खदान की वजह से उन्हें धूल से भी जूझना पड़ रहा है। तो वहीं महिलाओं ने खदान को बंद करने की भी अपील की है, और इसी के साथ यही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अलग मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। भलपहरी गांव से लोग आए थे और उनका 2 दिन पहले उनकी शिकायत आई थी, जिस पर माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारी जाकर कार्रवाई किए थे। जो वहाँ पे गिट्टी खदान है उस पे ब्लास्टिंग की वजह से इनका वाटर लेवल डाउन हो रहा है, ये उनकी समस्या उन्होंने बताया था। तो उसी दिन माइनिंग ऑफिसर ने उसमें काम बंद करवा दिया था
पुनः शायद उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे काम चालू होगा या चालू होने की संभावना है, तो आज अपनी बात उनने रखी। उनकी बात को बहुत अच्छे से सुना गया और जो भी आवश्यक कार्रवाई है माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारी अभी जा रहे हैं, उस पर आवश्यक कार्रवाई त्वरित की जाएगी। तो अगली खबर पेंड्रा से, जहां पर पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। तो आरोपियों के पास से नकली सोने चांदी के जेवर सहित कई फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल, नकदी जब्त की गई। बता दें कि पीड़ित पूरन लाल राठौड़ गोरेला के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उसे कम दाम में सोना देकर प्रलोभन देकर उससे 2 लाख रुपए ठग लिए हैं, जिसके बाद से पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी प्रभु सोलंकी, लक्ष्मण राठौड़ और सीता सोलंकी साथ ही छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं और अरविंद नाम का उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। तो पेंड्रा में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन और सोने चांदी के जेवर जब्त किए गए। एक तारीख का मामला है जहां पर पूरन राठौर जी हैं, गौरेला निवासी, उन्होंने पुलिस के पास आकर के शिकायत दर्ज कराई कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। एसपी मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। ये बरामदगी इनके पास ये जितने भी नकली सोना और चांदी हैं वो हैं और लगभग 8 मोबाइल हम लोगों ने और अलग अलग सिम इनके पास से बरामद किए हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सरगुजा की कर लेते हैं। सरगुजा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चोरों ने मंदिर में भी धावा बोलना शुरू कर दिया है। अंबिकापुर से लगे अजरमा गांव में स्थित मंदिर में चोरों ने दान पेटी और अलमारी का ताला तोड़कर 4 लाख नगद चुरा लिए। तो पुलिस ने मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इससे पहले भी सरगुजा अंचल के मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल चोरों ने सबसे पहले श्री राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और इसके बाद अंदर जाकर अलमारी एवं दान पेटी का ताला तोड़कर और पूरे सामान को बिखेर दिया और इसके बाद अलमारी एवं दान पेटी में रखा नकदी रकम 4.87 लाख रुपए जब्त कर लिए। इसके साथ ही पुजारी का अंग वस्त्र तक को भी चोरों ने नहीं छोड़ा और पुजारी के अंग वस्त्र को भी चुरा कर ले गए। तो वहीं पुलिस का कहना है कि चोरों की खोजबीन फिलहाल जारी है। तो वहीं सरगुजा के अंबिकापुर पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। कई साल से वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बेरोजगारों से ठगी कर रही थी। कंपनी बेरोजगारों को 4 दिन की ट्रेनिंग देती थी और फिर रुपए के एवज में कपड़ा दिया जाता था, तो वो भी बाजार मूल्य से 2 गुना दर पर। तो इसके बाद उसे बेचकर कमाने को कहा जाता था और साथ ही दूसरे बेरोजगारों को कंपनी ज्वाइन कराने पर कमीशन भी दिया जाता था और इसी कारण से सैकड़ों बेरोजगार कंपनी के जाल में फंस गए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है।